अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक जीके को लेकर परेशान हैं कि कैसे स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमसे ना छूटे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का रामबाण सॉल्यूशन। और इसके बाद आपसे स्टैटिक जीके के एक भी सवाल एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये पहला दिन है और हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक प्रश्न पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया जाएगा आपके लिए स्टैटिक जीके। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य देश हैं। तो ये है आपका चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और यूएस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें आपका याद कीजिए चाइना है, फ्रांस है, ठीक है, रसिया है, ब्रिटेन है और यूएसए। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर यूएनओ की स्थापना हुई है। और याद रखिएगा, जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई उस समय इसके 51 सदस्य देश थे। याद रखिएगा, 51 सदस्य देश थे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किनके द्वारा किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा ही, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा ही यूनाइटेड नेशन का नामकरण संयुक्त राष्ट्र दिया गया। ठीक बात है। उसके बाद याद रखिए, अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका 193वां जो कंट्री का सदस्य बना है वो कौन सा कंट्री है। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड यानी कि द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय इसके 51 सदस्य देश हुए। ठीक बात है। 1945 को इसकी स्थापना हुई और इसका कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वो कब बनकर के तैयार होता है? तो 1952 में। कब? 1952 में। और जो ये नया कार्यालय बनकर के तैयार हुआ था, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन का जो महासभा या फिर जनरल असेंबली की पहली बैठक यहां पर कब होती है? तो अक्टूबर 1952 में। कब होती है? अक्टूबर 1952। याद रखिएगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, ठीक है, उसके बाद अरेबियन है, अरब, आपका स्पेनिश है, स्पेन है, और आपका रसियन है। ठीक है। तो ये इतने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 जो फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबियन, स्पेनिश, रसियन और आपका चाइनीज, ठीक है, तो 6 लैंग्वेजेज हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक बात है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी अपना बजट जो है पास करता है और हर 2 साल पर, याद रखिएगा, हर 2 साल पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट महासभा के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, महासभा, जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक बात है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मुख्य बॉडीज भी हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको ये नोट डाउन करना होगा। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक बात है। चलिए, तो इसका 6 मुख्य बॉडीज हैं जिसे कि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो याद रखिएगा, एक आपका सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, जिसे कि जनरल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, जनरल असेंबली।
उसके बाद दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में अभी प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अच्छा इसे कहा जाता है यूएनएससी। पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें कि 5 देश जो होता है वो अस्थाई होता है यानी कि परमानेंट सदस्य होता है, और जो 10 देश होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई देश होता है। अगर किसी भी बात पर चर्चा होती है या कोई नियम कानून अधिनियम कुछ भी होता है, तो उस पर अगर मुहर लगेगा तो उसमें 15 देशों में 9 देशों का जो है सहमति होना चाहिए। 15 में से 9 देश जब तक इस पर परमिट नहीं करेंगे, जब तक इसको परमिशन नहीं देंगे, जब तक इस पर सहमति नहीं देंगे, तब तक उस नियम कानून को यहां पर किसी भी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा। हाँ, इस 9 देशों में से 5 अस्थाई सदस्य होने ही होने चाहिए। अगर किसी एक देश ने भी यहां पर क्या बोलते हैं कि विरोध कर दिया, वीटो लगा दिया, तो वो आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं। आपको मैंने अभी बताया कौन कौन से देश हैं। चाइना है, रसिया है, यूएस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। याद हो गया होगा। देखिए ये तो हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा। आपका तीसरा जो 6 बॉडी में से तीसरा जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। अच्छा, चौथा है आपका एक न्यास परिषद कहा जाता है, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। और पांचवा है आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय। और छठा जो है वो आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 6 बॉडीज हैं, 6 भाग शाखाएं हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसके बाद सचिवालय और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड्स में। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई? तो 1945 को ही। ठीक है, 1945 को यानी कि 1945 को। अच्छा, यहां पर पूछा जाता है क्या इंडिया से जो यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन कौन से जज रह चुके हैं? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर याद रखिएगा बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये कि यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके हैं, यूनाइटेड वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। दूसरा जो है याद रखिएगा ये आपका नागेंद्र सिंह। तीसरा आपका रघुनंदन स्वरूप पाठक। और चौथा जो है आपका दलबीर भंडारी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत से जज रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी इस समय महासचिव कौन है? तो अभी जो है वो है आपका एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस, ये आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी महासचिव हैं। कब से हैं? तो 2017 से लेकर अभी तक ये 9वें नंबर के महासचिव हैं। इसके पहले 8वें नंबर के महासचिव को अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा बान की मून साहब थे। कौन? बान की मून साहब थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8वें नंबर के महासचिव, जो कि साउथ कोरिया से थे। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और एंटोनियो गुटेरस जो थे यह वो पुर्तगाल से हैं, पोर्चुगल से। ठीक है, पुर्तगाल। अच्छा, साउथ कोरिया से थे ये बान की मून। ये कब से कब तक थे? तो 2007 से 2016। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले नंबर के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली है, जो कि नॉर्वे से थे। कहां से? नॉर्वे से थे। और ये कब से कब तक? 1946 1946 से 52 तक। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। चलिए, हमने क्या देखा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से देखा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान राज्य के
रावत भाटा जगह पर है। ठीक है, रावत भाटा नामक स्थान पर आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। तो ये गलत हो जाएगा कि ये उदयपुर में है, बल्कि ये रावत भाटा में है। बल्कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। देखिए पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बताइए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के किस जगह पर है, रावत भाटा में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में है। कैगा कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि ये एक नृत्य शैली है। ठीक है, लोक नृत्य शैली है। तो सदीर नृत्य किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, कौन से डांस फॉर्मेट का ये एंशिएंट नेम है। तो याद रखिएगा सदीर जो था भारतनाट्यम को ही पहले कहा जाता था। सदीर पहले भारतनाट्यम को ही कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यहां पर तो आपने ये समझ लिया कि भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था, सदीर के नाम से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है, किस राज्य का डांस फॉर्मेट है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और कोई तमिलनाडु में भरतनाट्यम के अलावे भी और कोई डांस फॉर्मेट है क्या, तो याद रखिएगा एक आपका कोलट्टम। ठीक है, एक आपका कोलट्टम। चलिए मैं बोलता नहीं हूं, आपको यहां पर अच्छे से सुन लीजिए। जैसे कि तमिलनाडु के भरतनाट्यम के अलावे और जो डांस फॉर्मेट है आप याद रखिएगा, कोलट्टम है, कुमी है और कवाडी है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, कोलट्टम, कुमी और कवाडी। कोलट्टम, कुमी और कवाडी। ये आप मोहिनी अट्टनम देख रहे होंगे, ये भी एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, एक क्लासिकल डांस फॉर्मेट है मोहिनी अट्टनम। और ये कहाँ का, मोहिनी अट्टनम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का, केरला का और क्या आंध्र प्रदेश केरला, इन दोनों का ये मोहिनी अट्टम जो है डांस फॉर्मेट है, क्लासिकल डांस फॉर्मेट है। आंध्र प्रदेश और केरला दोनों का मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश और केरला दोनों का शास्त्रीय लोक नृत्य है। वहीं पर ये कथक जो है केरला का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो ओडिसी है आपका ओडिशा का, ओडिसी है ओडिशा का। याद रखिएगा ओडिसी ओडिशा का है। अच्छा, ओडिशा का, ओडिसी के अलावे और भी कोई डांस फॉर्मेट है क्या, तो याद रखिएगा एक आपका छऊ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड का भी लोक नृत्य है। छऊ जो है ये झारखंड का भी है और ये ओडिशा का भी है। ठीक है, तो छऊ ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक आपका छऊ के अलावा पैका है, कौन, पैका उड़ीसा का लोक नृत्य। अच्छा, जो हमने अभी कहा कि मोहिनी अट्टनम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, केरला का, तो आंध्र प्रदेश के एक और इंपॉर्टेंट डांस फॉर्मेट है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या, कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। और केरला का कथक के अलावे मोहिनी अट्टनम, आपका क्या बोलते हैं कि थुलाल, ओट्टम, ये सब आपका केरला का डांस फॉर्मेट है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलिए, कहा जा रहा है माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली महिला संतोष यादव है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली महिला संतोष यादव है। अच्छा, कांटो मैदान किस देश में है, इन विच कंट्री इज द कांटो ग्राउंड, कहता है कि किस देश में कांटो मैदान पाया जाता है, तो याद रखिएगा जापान में कांटो मैदान है। अच्छा, यहां पर जब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी कहाँ है भैया, तो जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान का जो करेंसी है वो आपका जापानी येन चलता है। ठीक है, जापानी येन। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ये बात तो आपको पता होगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का जो करेंसी है, जो कैपिटल तो वेलिंगटन हो गया, न्यूजीलैंड का जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। याद रखिएगा, न्यूजीलैंडी डॉलर है। अच्छा, यहाँ पर कंबोडिया है। अच्छा, कंबोडिया का जो कैपिटल है, कंबोडिया का कैपिटल है, कैपिटल नोम पेन। क्या बोला जाता है, नोम पेन, कंबोडिया का कैपिटल है। और कंबोडिया का जो करेंसी या फिर मुद्रा वहां का चलता है वो आपका कंबोडियन रियल है। क्या, कंबोडियन रियल। अच्छा, चाइना का जो कैपिटल है, तो चाइना का कैपिटल तो आपको पता होगा बीजिंग है। और चाइना का जो करेंसी है वो कौन सा है, तो युआन है। क्या, युआन। तो याद रखिएगा इन सब बातों को। और कांटो मैदान जापान में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठा है, नीचे दिया गया। तो चलिए एक करके देखते हैं। देखिए, सतह से हवा में मार करने वाली, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल,
सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश मिसाइल। बिल्कुल सही बात है, आकाश मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसके लिए इसके एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही बात है, आकाश मिसाइलों का एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, आकाश मिसाइल जो है 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। देखिए, आकाश मिसाइल का जो रेंज है वो 25 से 35 किलोमीटर है, तो 25 बोल रहा है तो कोई बात नहीं, 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। देखिए, जो मिसाइल होता है उसमें हम क्या करते हैं, युद्ध में यूज होने वाले जो विस्फोटक होते हैं, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, उसे हम उसमें डाल करके उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये 60 किलो तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। तो आकाश का जो सैन्य संस्करण है, जो डिफेंस एडिशन है, वो 2008 से ही सेना में शामिल है। मतलब सब के सब सही हो जाएंगे, तो यहाँ से कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आकाश मिसाइल जो है, आकाश मिसाइल, इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? आकाश मिसाइल को डिजाइन किसके द्वारा? आकाश मिसाइल का डिजाइनर कौन है? तो डीआरडीओ। कौन है? डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च, याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है? डीआरडीओ, आकाश मिसाइल का डिजाइनर। अच्छा, जो डीआरडीओ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अभी डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा, समीर वी कामत अभी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। अच्छा, डीआरडीओ के डिजाइनर हैं। अच्छा, आकाश मिसाइल के मैन्युफैक्चरर कौन है? डिजाइनर तो डीआरडीओ हो गया, और मैन्युफैक्चरर अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, इसका मैन्युफैक्चरर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड आपका आकाश मिसाइल का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अच्छा, आकाश मिसाइल किस को यूज कौन करता है? इंडियन आर्मी। आकाश मिसाइल यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए यह डिजाइन किया जाता है आकाश मिसाइल को। ठीक है, अच्छा, आकाश मिसाइल की बात करें तो इसका ऑपरेशनल रेंज, जो मारक क्षमता है, वो कहाँ कितना दूर है? तो 35 किलोमीटर, 25 से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर यानी कि 22 माइल तक ये उड़ान भर सकता है, मारक क्षमता इसकी। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये तो मारक क्षमता, आकाश मिसाइल जो है सरफेस से एयर में मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली। तो ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है? तो याद रखिएगा, ऊपर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी सतह को, किसी भी टारगेट को ये भेद सकती है। 18 किलोमीटर तक की, 59,000 फीट तक में किसी भी टारगेट को ये छेद सकता है। और कितने स्पीड से? तो याद रखिएगा 2.5 मैक की स्पीड से। देखिए, मैक स्पीड पर जो फ्लाइट होता है, जो एरोप्लेन होते हैं, उसको मैक स्पीड से क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा 2.5 मैक स्पीड से इसे वहां पर मार किया स्पीड है इसका। ठीक है, अच्छा, यहां कहता है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजुकेशन डे है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहां लिखा गया 29 दिसंबर, तो ये गलत है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को। ठीक बात है, तो यहां ये गलत हो जाएगा कि ये 29 दिसंबर को है। ठीक है, 29 दिसंबर को ये नहीं है। आगे देखिए, यहां पर 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, याद कर लीजिए, दिसंबर महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको यहां पर हम आपको याद करवा देते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चलिए, दिसंबर महीने में जो है, यहाँ 29 दिसंबर, ये तो गलत था। अच्छा, दिसंबर महीने में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दिसंबर महीने के 1 दिसंबर को, याद कीजिए हमारे साथ, दिसंबर महीने के 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड
एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा 2 बार 4 बार, तब जाकर आपको याद होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, ठीक है। अच्छा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस, यानी कि नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 5 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। झंडा दिवस, कौन सा झंडा दिवस? तो जो सशस्त्र बल हैं, जो डिफेंस के जो फोर्स हैं, उसके लिए झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक बात है। आगे देखिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को। अच्छा, 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से गोवा को मुक्त किया गया था, इसीलिए 29 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक बात है। चलिए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ये 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी के वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक बात है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, इतना आपको अगर याद है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो भारतवर्ष में झील है उसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर असम की बात है, तो असम में 2 इंपॉर्टेंट लेक है, जिसे कि एक याद रखिएगा, सोनबिल। सोनबिल झील करके असम में, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में या पूछा जा सकता है, ठीक है। सोनबिल लेक, देखिए ये सोनबिल लेक जो है दूसरा सबसे बड़ा मौसमी वेटलैंड है एशिया का। सेकेंड लार्जेस्ट सीजनल वेटलैंड लेक जो है इन एशिया, कौन सा? तो असम का सोनबिल झील, ठीक है, असम का सोनबिल। और एक आपका है दीपोर झील, ठीक है, एक आपका दीपोर झील या दीपोर बिल बोलते हैं, तो ये आपका जो है एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, बहुत गहरा है, तो इसीलिए याद रखिएगा सोनबिल और दीपोर बिल ये असम का है, ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बहुत सारे झील पाए जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे झील पाए जाते हैं भारतवर्ष में, तो जितने भी ताल लगा करके झील आपको मिलेगा, मैक्सिमम वो उत्तराखंड के झील ही हैं। जितने भी ताल लगा करके झील आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम उत्तराखंड के झील ही हैं, जैसे कि सात ताल झील, ठीक है, सात ताल, आपका नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सब आपका उत्तराखंड के हैं। तो अगर ताल मिले तो आप कह दीजिएगा उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के झील। अगर देखिए राजस्थान में भी कुछ झीलें हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान के इंपॉर्टेंट झील जो हैं, एक आपका राजसमंद, कौन सा? राजसमंद, याद रहेगा, एक आपका राजस्थान का राजसमंद झील। दूसरा पिछौला झील, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, पिछौला झील किस राज्य में? तो राजस्थान में। राजसमंद झील किस राज्य में? राजस्थान में। लुनकरसर झील कहाँ है? राजस्थान में। जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद झील आपका राजस्थान। जयसमंद झील, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला झील, लुनकरसर झील, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। और एक आपका फतेह सागर झील और डिडवाना झील, फतेह सागर और डिडवाना, याद कीजिए हमारे साथ, आपको सारा कुछ अगर चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगा। जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछौला झील, लुनकरसर झील और डिडवाना झील। बोलिए हमारे साथ, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, लुनकरसर, डिडवाना, फतेह सागर, ये जो है राजस्थान के। उत्तराखंड के कौन कौन से? सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नैनीताल, खुरपाताल, ये सब। असम के कौन? सोनबिल, दीपोर झील, और हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। अब आगे देखिए क्या है,
आगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो एक संगठन है NAM, इसके स्थापना में जो नेता शामिल थे वो आपका मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों थे। तो याद रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो स्थापना में शामिल जो नेता थे वो आपके कौन थे? तो मार्शल जोसेफ टीटो और कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 को हुआ था। याद रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1961 को हुआ था। और इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं कितने? 120 सदस्य देश हैं। इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं वो 120 सदस्य देश हैं। और याद रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस किसी भी देश में होता है वही देश उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। और इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो आपका नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड 1961 में हुआ था। 120 सदस्य हैं और हेडक्वार्टर काठमांडू में है। डायना मंदिर किस हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए ये डायना मंदिर आपको इंडिया जैसा लगेगा लेकिन नहीं। डायना मंदिर इटली के रोम के इफेसस नाम जगह पर है। इफेसस नाम के एक जगह पर डायना मंदिर है। वहीं पर काठमांडू में आपका कौन सा मंदिर है? तो पशुपतिनाथ, बहुत विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ कहां पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसके बारे में तो पता है। अच्छा, मक्का शहर है जो इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है। ठीक है, मक्का इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है जो कि सऊदी अरेबिया में मक्का शहर है। सऊदी अरेबिया में मक्का शहर है, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज करने जाते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, मक्का में काबा तीर्थ स्थल है और यहीं पर एक मस्जिद है अल हरम। ठीक है, मस्जिद अल हरम है। ये पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि इस्लाम के 5 स्तंभ में, इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उसमें से एक है आपका ये मक्का शहर। ठीक है, अब देखिए बैथलहेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथलहेम भाई साहब, देखिए बैथलहेम इस टाइम पर फिलिस्तीन जो है, इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता होगा। तो फिलिस्तीन में आपका बैथलहेम पड़ता है जो कि जेरूसलेम से 10 किलोमीटर की दूरी पर बैथलहेम पड़ता है। ईसाइयों का एक पवित्र स्थल है आपका बैथलहेम। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, नींद का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्लीप क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्लीप कहलाता है हिप्नोलॉजी। स्लीप का स्टडी करना हिप्नोलॉजी कहलाता है। आर्थ्रोलॉजी क्या कहलाता है? आर्थ्रोलॉजी ज्वाइंट्स की स्टडी करना आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोक कलाएं दी गई हैं, कुछ आर्ट दिया गया है और उससे संबंधित राज्य है तो इसे हमें बताना है। ठीक है, कुछ राज्य है और उसके लोक कलाओं को हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मेहंदी जो है ये आपका राजस्थान की लोक कला है। मेहंदी जो है ये आपकी राजस्थान की लोक कला है। और राजस्थान की कुछ अन्य लोक कलाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक आपका रंगोली जो हम लोग बनाते हैं वो आपका राजस्थान की ही लोक कला है। याद रखिएगा, रंगोली, मांडना, ये सब आपका याद रखिएगा। रंगोली, मांडना, मेहंदी, ये सब राजस्थान की लोक कला है। ठीक है, अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों का जो एक लोक कला कहा जाता है, एक आपना करके। ठीक है, एक आपना करके, याद रखिएगा, आपना करके लोक कला। अच्छा, बिहार की लोक कला तो यहाँ अरिपन बिहार की ही है। ठीक है, अरिपन लोक कला बिहार का ही है। उसके बाद यहाँ पर बिहार में आपका पाया जाता है जो लोक कला, एक आपका गोदना। ठीक है, एक ऐसा आर्ट है जो बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। पाल कला बिहार का है। पटना कलम बिहार का है। ठीक है,
तो ये सब लोक कलाएं बिहार का है, पटना कलम, पाल कला, मधुबनी कला, पेंटिंग, गोदना, ठीक है, अरिपन, ये सब। उत्तर प्रदेश का लोक कला है चौक पूरना, याद रखिएगा चौक पूरना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चौक पूरना, बिहार का अपना अरिपन, गोदना, मधुबनी कला, मधुबनी पेंटिंग, पाल कला, पटना कलम, ये सब। राजस्थान का रंगोली, मांडना, मेहंदी, ये सब है। अच्छा, यूपी का तो हमने देख लिया। गुजरात का एक लोक कला है जिसे साथिया, पूछा जाए कि साथिया लोक कला कहाँ का है, गुजरात का है। साथिया लोक कला कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। अच्छा, बंगाल का अल्पना, जिस प्रकार से रंगोली बनाते हैं ना, उसी प्रकार से अल्पना भी बनाया जाता है पर्व त्योहार में, तो ये बंगाल का अल्पना है, ठीक है। उड़ीसा का लोक कला है, उड़ीसा का लोक कला है पट्टचित्र, याद रखिएगा पट्टचित्र उड़ीसा का है, ठीक है। पूछा जाए पट्टचित्र कहाँ का लोक कला है, उड़ीसा का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की लोक कला जो है आपका कलमकारी, याद रखिएगा कलमकारी लोक कला कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश की लोक कला गोंड लोक कला, ठीक है, गोंड लोक कला। तो देखिए, मेहंदी राजस्थान की, अरिपन, गोदना, मधुबनी, पाल कला, पटना कलम, बिहार का चौकपुरना, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का सातिया, बंगाल का अल्पना, उड़ीसा का पट्टचित्र, आंध्र प्रदेश का कलमकारी, एमपी का गोंड लोक कला, ठीक है। कहा जा रहा है नीचे दिए गए कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं, और उस प्रतीक को, जैसे कि आप कभी ट्रेन के पास जाते होंगे या कोई फाटक वगैरह के पास, तो वहां आप क्या देखते हैं, किस तरह के सिंबल को देखते हैं जिससे कि आपको लगता है कि नहीं ये डेंजर जोन है, डेंजर का सिंबल, इस तरह का सिंबल आप देखते हैं। ये तो ये इसको देखकर आप क्या कहते हैं कि चलिए ये डेंजर जोन, डेंजर सिंबल, डेंजर का, खतरे का निशान है, ठीक है, खतरे की घंटी है। तो उसी प्रकार से जब आप लाल त्रिकोण देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन को लेकर के लाल त्रिकोण प्रतीक सरकार के द्वारा जारी किया गया। लाल त्रिकोण किसका सिंबल है, परिवार नियोजन का। रेड क्रॉस तो आप जानते होंगे, रेड क्रॉस इस तरह का सिंबल तो आप देखते ही होंगे डॉक्टर के थी में, रेड क्रॉस, ठीक है। तो रेड क्रॉस सिंबल डॉक्टरी सहायता के लिए, अस्पताल के लिए, रेड क्रॉस खतरा के लिए भी है, यातायात को रोकने का चिन्ह भी है रेड क्रॉस। अच्छा, हरा सिग्नल, ग्रीन लाइट जो है, इसका मतलब होता है कि रास्ता साफ है, निकल लो, है ना। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है, रास्ता साफ है, निकल लो, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। चलिए, डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, ये सब का जो है क्या है, रेड क्रॉस है। समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट याद हम कर लेते हैं साथ ही साथ। देखिए, कबूतर, अगर आपको कहा जाए कि कबूतर किसका प्रतीक है, तो आप क्या कहते हैं, पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, पीजन, है ना, शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश किसका प्रतीक है, लाल प्रकाश जो है किसका प्रतीक है, खतरा। ये देखिए यहाँ पर लाल प्रकाश, ये रेड क्रॉस, यहाँ ये लाल प्रकाश होना चाहिए, ठीक है, लाल प्रकाश, रेड लाइट जो है ये किसका प्रकाश है, ये किसका प्रतीक है, खतरा का, यातायात को रोकने का चिन्ह, ठीक है, रेड प्रकाश। रेड क्रॉस जो है वो आपका डॉक्टरी सहायता, अस्पताल का, ठीक है, और लाल प्रकाश खतरा, यातायात को रोकने का, हरा प्रकाश रास्ता साफ है, निकल लो, ठीक है। कबूतर किसका है, तो शांति का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। अगर आपको कहा जाए कि सफेद झंडा, पूछा जाता है एग्जाम में कि सफेद झंडा किसका प्रतीक है, व्हाइट फ्लैग किसका प्रतीक है, तो संधि का प्रतीक है, किसका, कि अगर आप किसी से संधि करना चाहते हैं तो सफेद झंडा का उसका प्रतीक है। अगर बाह पर देखते होंगे आप, कभी कभी खिलाड़ी सब काली पट्टी बांधते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो विरोध कर रहे हैं, बाह पर अगर काली पट्टी डाल रहा है, लगा रहा है, तो वो शोक का प्रतीक है, किसका, शोक का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, काला झंडा विरोध, अगर काला झंडा दिखाया जा रहा है तो विरोध किया जा रहा है, ठीक है। अगर चक्र है, चक्र किसका प्रतीक है, चक्र किसका प्रतीक, तो ये सक्सेस का, प्रगति का प्रतीक है। तो ये सब याद रखिएगा कुछ प्रतीक। अब देखिए, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कब अस्तित्व में आया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। देखिए, सीटीबीटी का अस्तित्व में ये कब आया है, इसका ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है के पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है सीटीबीटी पर, और अगर इस पर कोई देश हस्ताक्षर कर देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि परमाणु विस्फोटक परीक्षण पर, सीटीबीटी एक तरह से क्या है, परमाणु विस्फोटक, अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है उस पर टेस्ट करने पर कानूनी रूप से वैश्विक प्रतिबंध ही है आपका सीटीबीटी। अगर आप सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप किसी भी प्रकार से इलीगल परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में, 1996 में राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी था, उसके द्वारा ही इस ट्रीटी को लाया गया सबके सामने, और बोला इस पर जो देश साइन करेगा वो इस ट्रीटी को मान रहा है। लेकिन याद रखिएगा, भारत अभी इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है भारत ने। अच्छा, डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है, तो डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट है आपका
तिब्बत में। डाओचिंग एडिंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिब्बत में है, याद रखिएगा डाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ जैसे कि फिलीपींस का एयरलाइंस पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए फिलीपींस का एयरलाइंस कौन सा है, तो फिलीपींस एयरलाइंस ही है। फिलीपींस का एयरलाइंस फिलीपींस एयरलाइंस ही है। अच्छा, चाइना का पूछा जाए तो कि चाइना का कौन सा एयरलाइंस, तो जो चाइना का जो एयरलाइंस है, मेन एयरलाइन, वो है आपका एयर चाइना। एयर चाइना जैसे कि हमारा है ना इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, वैसे ही एयर चाइना है, ठीक है। तिब्बत में ये डाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट है। फिलीपींस का जो मेन एयरलाइंस है, पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो बस वही है आपका फिलीपींस एयरलाइंस, ठीक है। फिलीपींस एयरलाइंस, ठीक है, फिलीपींस एयरलाइंस। और इसको इसको ऐसे किया जाता है फिलीपींस, PAL, फिलीपींस एयरलाइंस, ठीक बात है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया, आगे देखते हैं। लास्ट सपर, देखिए लास्ट सपर पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है। लास्ट सपर पेंटिंग, इस पेंटिंग को किसने बनाया था? इस पेंटिंग को फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर पेंटिंग, पूछा जाए एग्जाम में लास्ट सपर पेंटिंग को किसने पेंट करा, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो देखिए ये पुष्कर मेला विश्व का, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि राजस्थान के पुष्कर में हर साल लगता है। ऊँटों का, इसमें यहाँ पर ऊँटों का सबसे बड़ा व्यापार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्कर मेला के बारे में। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, न्यूयॉर्क में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये भी है क्या, हेडक्वार्टर भी है क्या? अभी हमने थोड़े देर पहले देखा था कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, ठीक है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। उसके बाद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, अगर पूछा जाए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद एक है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, इसी तरह से कुछ होता है, UNFPA, ठीक है। तो ये UNFPA जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है, मैनहट्टन द्वीप पर यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये सब याद रखिएगा न्यूयॉर्क को लेकर के। अच्छा, पेरिस में एक आपका OECD जो है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इसी तरह OECD का जो अगर पूछा जाए कि बताइए OECD का, इसे कहा जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में। और देखिए अमेरिका के वाशिंगटन में जो हेडक्वार्टर है, किस संगठन का है? तो एक तो आपका विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। वहीं पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। जितने भी पैसे से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिका ने अपने पास रख रखा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब आपका वाशिंगटन DC में है। वहीं पर यहाँ पर देखिए जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में आता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के संगठन हैं। तो देखिएगा वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी लगभग ऑर्गेनाइजेशन है, जितने नहीं, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड जुड़ा हो, तो उसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेंगे। जैसे कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहीं पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको मिलेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। इसके अलावा आपको वर्ल्ड और इंटरनेशनल से रिलेटेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल
इंटरनेशनल दूरसंचार जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। अच्छा, एक आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा में मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटर आईएसओ का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। ठीक है, ये सब का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। ये सब याद रखिएगा। कौन कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल जो आपका क्या बोलते हैं ये आपका आईआरसी था, इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है उसका ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो ज़्यादा मैक्सिमम याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो आपका कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड आपका ये इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। याद रखिएगा, मैड्रिड, स्पेन। तो डब्ल्यूटीओ जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादा लोग जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जबकि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका मैड्रिड, स्पेन में है। ठीक है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमीनो। याद रखिएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान? किमोनो। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति, ये आपका ब्राजील में है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में है, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? क्राइस्ट, क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि आपका स्टैच्यू है विश्व में सबसे बड़ी जीसस क्राइस्ट की क्या बोलते हैं मूर्ति है, स्टैच्यू है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में है। कहाँ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हरभजन सिंह तो क्रिकेट से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से, विराट कोहली क्रिकेट से, तो ये दिक्कत को नहीं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी है आपके फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टेस्ट से। इसके अलावे फुटबॉल के और कुछ ट्रॉफियां हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। एक आपका डूरंड डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, एक आपका संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल से है ही, उसके बाद सुब्रतो कप। ठीक है, सुब्रतो कप ये भी पूछा जाता है कि बताइए इसका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। ठीक है, एक आपका मरडोका कप, मरडोका कप। ठीक है, तो ये फुटबॉल से। कौन कौन सा? डूरंड कप, रोबर्स कप, सुब्रतो कप, मरडोका कप, और ये जो संतोष ट्रॉफी है, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं आपके किससे? फुटबॉल से संबंधित। अच्छा, बास्केटबॉल से संबंधित कुछ कपों के ट्रॉफियां कौन कौन से हैं? तो एक आपका नेहरू कप। याद रखिएगा, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। और एक बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, ये आपका बास्केटबॉल से। तो याद रखिएगा, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, ये आपका बास्केटबॉल से है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित। तो एक आपका नारंग कप, ठीक है, नारंग कप, चड्ढा कप, आपका अमृत दीवान कप, ये सब क्या है? बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हॉकी से संबंधित कुछ फुटबॉल कप है, ट्रॉफी है, जैसे आपका बेटन कप पूछा जाता है हॉकी से संबंधित, आगा खां कप, आगा खां कप, ये सब क्या है? हॉकी से संबंधित। उसके बाद एक आपका याद रखिएगा इसी में वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप, ये आपका हॉकी से संबंधित है, वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी, ये देखिए नेहरू कप बास्केटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी ये आपका है हॉकी से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रॉफीज हैं जो कि बैडमिंटन खेलों से संबंधित पूछे जाते हैं। जीआई टैग, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन था? तो ये दार्जिलिंग की चाय थी। कौन सी? दार्जिलिंग की चाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बताइए भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 में मिला था, याद रखिएगा 2004-5 में। और जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए दिया जाता है, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो अल्फांसो आम है, ये कहाँ का मतलब प्रोडक्ट है? तो ये जो अल्फांसो आम है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है।
देखिए बहुत महँगा आम होता है अल्फांसो आम, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन तरफ पाया जाता है, ठीक है? या फिर यूँ कहें कि पश्चिम भारत में आपका अल्फांसो आम पाया जाता है, ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसको हापुस आम भी कहा जाता है, ठीक है? हापुस आम, ठीक है? हापुस आम बहुत महँगा मिलता है। अच्छा, महाराष्ट्र की एक सांगली हल्दी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? सांगली हल्दी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, एमआईसीआर देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। देखिए क्या होता है, आप कभी बैंक जाते होंगे तो आपके पास एक चेक होगा, चेक में कुछ स्पेशल कैरेक्टर के इस टाइप के कुछ लिखे हुए रहते हैं, ठीक है? तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर इंक से स्पेशल इंक से लिखा हुआ रहता है, जो मैग्नेटिक इंक होता है, वो उससे चेक के सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं। अब अगर एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ये क्या बोलते हैं डिवाइस है, उससे एक इस इंक के मैग्नेटिक इंक को लिखा हुआ इससे स्कैन किया जाता है और इसके सारे डिटेल को वो पढ़ लेता है, ठीक है? आप बैंक में चेक वगैरह में इस इंक का प्रयोग होता है, ठीक है? और इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एमआईसीआर का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, ठीक है? चलिए, आरबीआई के लोगो में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर का। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा, एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। अच्छा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण और विकास पर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड अर्थ समिट। क्या कहा जाता है? पृथ्वी अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं, कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं, ठीक है? चलिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डिगामा। देखो यहाँ पर क्या होता है कि 15वीं शताब्दी मतलब 15th सेंचुरी में जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय था, तो वहाँ वैज्ञानिक खोज हो रहा था, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, ठीक है? और वहाँ के लोग जो है वैज्ञानिक इन्वेंशन, और वहाँ के जो यूरोप के लोग थे, वो क्या चाहने लगे कि चलो विश्व के सारे देश में, विश्व के अलग अलग जगह में जाओ, वहाँ पर देखो कि व्यापार करने के लिए कुछ है क्या, और अगर कुछ है वहाँ से तो उठा के लाओ, क्योंकि हम लोग वहाँ से उठा कर ला के व्यापार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो यूरोप से वहाँ पर क्या होता है कि एक इवोल्यूशन होता है, वैज्ञानिक इन्वेंशन का समय चलता है। तो यूरोप से क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग जगहों की खोज करते हैं। खोज तो पहले से था, मतलब वो जाते हैं पहली बार किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। अब यूरोप इस यहाँ है भाई, एशिया है, ये आपका क्या बोलते हैं, अफ्रीका वाला रीजन है, ये आपका, ये जो आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है? उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से यूरोप के पुर्तगाल से 1498 में एक नाविक, जो कि आपका वास्को डी गामा है, वो समुद्री रास्ते से मतलब अटलांटिक महासागर से होते हुए पूरा दक्षिण अफ्रीका से घूमते घूमते, दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर एक केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए दक्षिण अफ्रीका से घूमते हुए हिंद महासागर से होते हुए भारतवर्ष के कालीकट तट पर 1498 में पहुंचता है। और कहा जाता है कि इसने भारत के तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। किसने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। अच्छा, 1498 में, इससे पहले यहाँ पर पुर्तगाल के बगल में आपका स्पेन कंट्री है, और स्पेन से एक नाविक या यात्री निकलता है, कब? 1492 में, और ये किधर चला जाता है? अमेरिका की तरफ। किधर? अमेरिका की तरफ। और वो कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक है? ये स्पेन से था। स्पेन से कहाँ से? स्पेन से था, और ये अमेरिका की ओर 1492 में जाता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, और ये 1498 में भारतवर्ष आता है समुद्री रास्ते से, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, 5 अक्टूबर को गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, कहा जा रहा है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर 1950
1945 को होता है। इसी कारण से उस दिन वर्ल्ड फूड डे मनाया जाने लगा, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाने लगा 16 अक्टूबर से, ठीक है? 16 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है? और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज में जो भी डिटेल हो सकते हैं, डिटेल में एक एक करके करते जाएंगे। बहुत सारे इसके सेशन आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ इस तरह से सेशन कंटिन्यू होना चाहिए, तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस सीरीज को ऐसे ही और ज़्यादा इसमें जो है हम स्टैटिक जीके को इंक्लूड करेंगे, उसके डिटेल्ड एनालिसिस को इंक्लूड करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।